हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने यूट्यूब चैनल विद्या परिहार गुरुकुल में। तो इससे पहले हमने परिचय 9.2 देखा और प्रश्नावली 9.2 के सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व किया 3 वीडियो में। अब हम देखेंगे परिचय 9.3, जिसमें हम प्रश्नावली 9.3 के इंट्रोडक्शन को देखेंगे और उसके कॉन्सेप्ट को देखेंगे और उसके कुछ एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। हाँ, वीडियो को आने में थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि कुछ हेल्थ प्रॉब्लम आ गई थी। अब देखते हैं हमारे पास जो टॉपिक है परिचय 9.3, इसके टॉपिक को देखते हैं। पहला टॉपिक है हमारे पास गुणोत्तर श्रेणी क्या होता है। इससे पहले हमने समांतर श्रेणी क्या होता है वो हमने समझ लिया है। ठीक है, समझा है कि नहीं? उन वीडियो का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। अगर आपने नहीं देखा समांतर श्रेणी क्या होती है, प्रश्नावली 9.2 के क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, तो उन सभी वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से जाकर के आप लोग चेक कर सकते हैं। हम देखते हैं गुणोत्तर श्रेणी क्या होती है। गुणोत्तर श्रेणी को हम शॉर्ट फॉर्म में जीपी भी बोलते हैं। ठीक है, जीपी भी बोलते हैं। आओ देखते हैं गुणोत्तर श्रेणी क्या होती है। जैसे हमारे पास एक अनुक्रम है 2 4, उसके बाद 8, 16, 32। ये हमारे पास एक अनुक्रम है इस तरह का। ठीक है, और हमने समांतर श्रेणी में क्या पढ़ा हुआ है कि इन दोनों का अंतर जो होगा वो इन दोनों के अंतर के बराबर होता है। अच्छा, इन दोनों का अंतर क्या है? 4 में से 2 घटाओ कितना आ जाएगा? 2। 8 में से 4 को घटाओ कितना आएगा? 4। इन दोनों का अंतर क्या है? समान है? नहीं समान है। ठीक है, इन दोनों का अंतर समान नहीं है, इसलिए हम क्या बोलेंगे? ये एक समांतर श्रेणी नहीं है। अच्छा, अब गुणोत्तर श्रेणी कैसे है ये भी तो देख लेते हैं। अच्छा, ध्यान से देखो। तो अगर हम इसको A1 बोल दें, इसको हम A2 बोल दें, A3 बोल दें, A4 बोल दें और A5 बोल दें। ठीक है, तो ध्यान से देखो, A2 बटे A1 जो है वो बराबर है A3 बटे A2 के। देखो, A2 का मान कितना है? 4। A1 का मान कितना है? 2 बराबर। देख लेते हैं, A3 का मान कितना है? 8। A2 का मान कितना है? 4। 2 दूना 4, यानी यहां पे भी 2 आएगा, इसका मान भी 2 आएगा कि नहीं आएगा? तो ध्यान से देखो, अगर इसके आगे भी हम देखते हैं तो A4 बटे A3, उसी तरह A5 बटे A4, ये सब आपस में बराबर हैं। अब इनका मान कितना है? 2। ठीक है, ये जो इनका जो अनुपात जो है वो सेम टू सेम यानी बराबर आ रहा है। इस अनुपात को हम सर्वानुपात बोलते हैं। सर्वानुपात, इसको हम सर्वानुपात बोलते हैं। इसको R के फॉर्म में लिखते हैं। पिछले वाले हमने प्रश्नावली में हमने समांतर श्रेणी पढ़ी थी और उसमें हमने सर्वांतर पढ़ा था। ठीक है, सर्वांतर पढ़ा था कि नहीं? इसमें हम सर्वानुपात पढ़ेंगे। किसमें? गुणोत्तर श्रेणी में। अच्छा, ध्यान से देखो, ये जो हमारे पास जो अनुक्रम है 2, 4, 8, 16, 32, इसको कुछ इस तरह लिख सकते हैं। A इंटू R, A R की पावर 2, A R की पावर 3 डॉट इस तरह लिख सकते हैं। देखो कैसे, A हमने पहले पद को बोल दिया है 2। A R कैसे लिखा गया? पहला पद क्या है? A का मान कितना है? 2। इसको 2 इंटू 2 यानी 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। ठीक है, ध्यान से देखो, इसको हम 2 गुणे 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। इसको उसी तरह इसको देखते हैं, इसको हम 2 गुणे 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। इसका मान 8, इसका मान 8 दूना 16। ठीक है, 16 आ गया। उसी तरह इसके आगे भी लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। नहीं लिख सकते हैं ना? तो ध्यान से देखो, ये जो पूरा हमारे पास जो अनुक्रम है वो इस फॉर्म में आ गया। A R की पावर 2, A R की पावर 3, A R की पावर 4 डॉट इस फॉर्म में आ गया कि नहीं? अच्छा, और हमने सर्वानुपात समझ लिया ये क्या होता है। और जब हम इसका मान निकालेंगे तो ये R का मान जो आएगा वो यही R है। ठीक है, तो
अभी तक हम मान लेते हैं कि आप लोग को सर्वानुपात निकालना आपको आ गया। अच्छा, सर्वानुपात निकालना आ गया, तो जैसे कि हमारे पास यहाँ पे 5 पद है, अगर पूछ ले आप बताइए 7वां पद, आप बताइए 17वां पद, तो क्या हुआ, ऐसे अनुक्रम बढ़ाएंगे आगे? नहीं ना। तो जैसे हमने समांतर श्रेणी में एक तरीका निकाला हुआ था व्यापक पद का, उसी तरह हमारे पास इसमें भी एक व्यापक पद होगा। इसी तरह हमारे पास इसमें भी एक व्यापक पद होगा। व्यापक पद, व्यापक पद को हम किस तरह लिख सकते हैं? ए एन के फॉर्म में, ठीक है, एनवा पद लिखते हैं ना, ए एन के फॉर्म में लिखते हैं इसका। अब देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है ए आर की पावर एन माइनस 1। एन जो है जो संख्या आपसे पूछी गई है। ध्यान से देखो, हमारे पास कुल कितना पद है? 5 पद है। अगर हम छठवां पद पूछ लें तो एन की जगह पे कितना रखोगे? एन के जगह पे 6 रख दो। A6 बराबर ए, आर का मान यहाँ पे कितना है? आर का मान ये जो आपने निकाला है सर्वानुपात, यही आर है, ठीक है, यही आर है, ये बात याद रखना, सर्वानुपात, ठीक है। अच्छा, आर का मान हमारे पास कितना है? 2 हमने निकाला हुआ है, ठीक है। ए आर, एन के जगह पे कितना रख दो? एन के जगह पे आप 6 रख दो। अब ए और आप आर का मान भी रख देते हैं। ए का मान हमारे पास कितना है? 2, ये ए है, ठीक है, 9 मत मान लेना। ए की जगह पे 2 रख दिया, आर के जगह पे 2 रख दो, 6 में से 1 गया, कितना बचा? 5। कितना आ गया? ये आ जाएगा 64। इसका मान 32, 32 दूना 64। इसका अगला पद जो अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 64 ही आएगा, ठीक है। उसी तरह आपसे कोई भी पद पूछ ले, मान लीजिए आपसे 10वां पद पूछ ले, तो क्या करेंगे? जहां n है वहां 10 रख दो, जहां पे n है वहां पे 10 रख दो, तो क्या हो जाएगा? आपको 10वां पद मिल जाएगा। मिल जाएगा कि नहीं? 2, 10 में से 1 गया 9, ये होगा इसका 10वां पद। आप लोग इसका मान कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहां तक नोट करो, अगला भी देखते हैं। एक बार इसका हम परिभाषा भी समझ लेते हैं कि गुणोत्तर श्रेणी होता क्या है, ठीक है। अच्छा, ध्यान से देखो इस सीक्वेंस को, ये जो हमारे पास अनुक्रम है इसको ध्यान से देखो। इसमें क्या किया गया है कि जो अगला वाला पद प्राप्त करने के लिए इसमें 2 से गुणा किया गया है, ठीक है। उसी तरह 4 में भी 2 से गुणा किया है तब 8 आया, फिर 8 में भी 2 से गुणा किया गया, फिर 16 आया, फिर 16 में भी 2 से गुणा किया गया है, उसी तरह 32 आया, फिर उसी तरह 64 आया, उसी तरह आगे भी संख्या आ गई। तो ध्यान से देखो, हमने क्या किया, एक विशेष संख्या से, एक कांस्टेंट या जिसको हम कांस्टेंट संख्या बोलते हैं, अचर संख्या से, ठीक है, अचर संख्या से हमने गुणा किया है सब में। एक ही विशेष, 2 ही से ना गुणा किया सब में, इसमें भी 2 से गुणा किया तब ये आया, इसमें 2 से गुणा किया तब ये आया, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक विशेष संख्या से, एक विशेष अचर संख्या से गुणा करने पे हमने अगला पद प्राप्त करते करते एक हमने अनुक्रम प्राप्त किया है, और इसी अनुक्रम को हमने गुणोत्तर श्रेणी बोला है, ठीक है। देखो ध्यान से, सब में 2 ही से ना गुणा किया गया है, ठीक है। तो इसी तरह आप लोग कह सकते हैं कि ऐसा अनुक्रम, ठीक है, जिसमें हमने क्या किया हो, किसी विशेष अचर संख्या से गुणा करके अगला पद जो है प्राप्त किया हो, तो उस वाले अनुक्रम को हम क्या बोलेंगे? गुणोत्तर श्रेणी, ठीक है। अच्छा, व्यापक पद समझ लिया हमने, तो ये भी तो देख लेते हैं कि ये जो गुणोत्तर श्रेणी कितने प्रकार के होते हैं। तो ध्यान से देखो, अगर ये जो अनुक्रम जो है यहीं तक रुक जाता है, ठीक है, यहीं तक रुक जाता है, तो इसके अब हम पदों को गिन सकते हैं, इसके हम पदों को गिन सकते हैं। इसे 1 2 3 4 5 6 पद है, तो 6 पद है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? परिमित यानी फाइनाइट है, फाइनाइट गुणोत्तर श्रेणी, ठीक है। तो क्या बोलेंगे? परिमित गुणोत्तर श्रेणी, अरे श्रेणी यार, हाँ, परिमित गुणोत्तर श्रेणी। जैसे हमारे पास है 2 8 2 8, और अगला है हमारे पास इसी तरह 32, ठीक है। ये हमारे पास, चलो इसको और छोटा कर लेते हैं, ठीक है। हमारे पास जैसे हमारे पास 3 6 12
24, इसको थोड़ा सा हम बदल देते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखो, इसमें 3 में 2 से गुणा किया है तो 6 आया, 6 में 2 से गुणा किया तो 12 आया, 12 में 2 से गुणा किया तो 24 आया, और हमारे पास 4 पद हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, परिमित गुणोत्तर श्रेणी, ठीक है। उसी तरह हमारे पास कभी कभी ये भी आ जाएगा, जैसे ये देखते हैं, अपरिमित गुणोत्तर श्रेणी, ये क्या होता है। जैसे अगर हमारे पास जो ये अनुक्रम है, इसके हम आगे और भी संख्या लगा देते हैं, 48, ठीक है। तो ध्यान से देखो, ये हमको नहीं पता है किसमें ये जो हमारे पास अनुक्रम है या फिर हम जो हमारे पास जो गुणोत्तर श्रेणी है, इसमें कुल कितने पद हैं, क्योंकि डॉट डॉट लगा दिया गया है तो पता नहीं कहाँ तक गया होगा, इनफाइनाइट तक गया होगा, इसलिए हम इसको इनफाइनाइट जीपी बोलते हैं, ठीक है। इनफाइनाइट जीपी या फिर अपरिमित गुणोत्तर श्रेणी, क्योंकि हमें नहीं पता है कि इसमें कुल कितने पद हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत आसान है यार, ठीक है। पद पता है कितने पद हैं तो उसको हम परिमित बोलेंगे, नहीं पता है तो हम क्या बोलेंगे, अपरिमित बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, ये तो था परिमित अपरिमित, कितने प्रकार के होते हैं गुणोत्तर श्रेणी वो, ठीक है। अच्छा, अगर हमको ये बोल दिया जाए कि इसके बीच में हम प्लस लगा दें, ठीक है, इन सब का योग कितना होगा, इन सब का योग होगा कितना होगा। जैसे हमारे पास समांतर श्रेणी होती थी, उसमें हम पदों का कुल योग निकालते थे, कुल कितने पद हैं उन सभी का योग निकालते थे, उसी तरह हम इसमें भी योग निकालेंगे। एसन, एसन क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा, गुणोत्तर श्रेणी में कुल पदों का योग, ठीक है, कुल पदों का योग नहीं, ये जो कुल पद हैं इनको जोड़ने पे कुल कितना योग आ रहा है वो, इसको हम यहाँ पे भी एसन बोलेंगे। इसके लिए हमारे पास 2 फॉर्मूले होंगे, एक फॉर्मूला ए 1 माइनस आर की पावर n बटे 1 माइनस आर, या तो या ये यूज कर लो या तो ये यूज कर लो, इसका क्रम बदल दो बस, ठीक है। ए आर की पावर n माइनस 1 बटे r माइनस 1, ये हमारे पास 2 फॉर्मूले होंगे योग ज्ञात करने के लिए, ठीक है। जैसे हमारे पास ये वाला है, ये हमारे पास एक गुणोत्तर श्रेणी है, यहाँ से हम कॉमा को हटा देते हैं, ठीक, और हम पूछ लें कि इसका योग ज्ञात करो, इसमें जितने पद हैं उन सभी का योग ज्ञात कर लो, ठीक है। तो निकालते हैं, हमारे पास कितने पद हैं, 1 2 3 4 5 6, n की जगह पे कितना रखोगे, n की जगह पे कितना रखोगे, 6 रख दो, s 6, ठीक है। a का मान कितना है हमारे पास 2, 1 माइनस आर, आर कितना है, आर क्या है, आर निकालने के लिए क्या करेंगे, 4/2, A1 A2 A3 A4 A5 A6, हमने बताया था क्या किया जाता है आर निकालने के लिए, क्या किया जाता है, A2 बटे A1 A3 बटे A2, ठीक है, इससे हमारे पास आर आता है, ठीक है। तो मान लेते हैं हमारे पास A1 और A2 दिया है, तो A2 बटे A1 कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। तो r के जगह पे हमने 2 रख दिया, n का मान हमारे पास कितना है 6, 6 हमारे पास कुल टोटल पद है, यहाँ पे 6 रख दो बटे 1 माइनस आर, 1 माइनस आर है, ठीक है। तो यहाँ पे 1, r का मान हमारे पास 2 है, r निकाल लो, सॉल्व कर लो, ये कितना आ जाएगा, ये 2, और हमारे पास है 1 माइनस 2 की पावर 6, कितना होगा, कितना होगा, जोड़ लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 पद है, ठीक है। 2 की पावर 6, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, ठीक है। तो 2 की पावर 6 का मान हमारे पास कितना आ गया, 64 आ गया। अरे कैलकुलेट कर लो यार, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, ठीक है। 2 की पावर 6 का मान इतना आ गया, बटे 1 माइनस 2 कितना होगा, -1 होगा, ठीक है। तो यहां से जब इसको सॉल्व करोगे तो 2 गुणे इसका मान आ जाएगा 64 में से 1 गया 63, ये माइनस में आएगा, -63, माइनस में आएगा कि नहीं, हमने 1 में से 64 को घटाया है, ठीक है। तो बड़े का साइन लगाया जाता है ना, जो बड़ा है उसका चिन्ह लगाया जाता है, ठीक है। और -1, ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, इसको मान आ गया, गुणा करोगे 2 3 दूना 6, 6 दूना 12, 126 इसका योग आ गया, ठीक है। तो इस तरह आप लोग निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान है, इसको नोट कर लो। अगला टॉपिक देखते हैं,
हमारा अगला टॉपिक है गुणोत्तर माध्य क्या होता है। इसी तरह हमने एक टॉपिक पढ़ा था समांतर माध्य, समांतर श्रेणी में हमने समांतर माध्य पढ़ा था, और अब हम गुणोत्तर श्रेणी में गुणोत्तर माध्य पढ़ेंगे। चलो आओ देखते हैं। जैसे हमारे पास कोई दो संख्याएं हैं, एक यहाँ पे a है, अच्छा थोड़ा नीचे लिख देते हैं, यहाँ पे a है और यहाँ पे b है, ठीक है। बीच में हमको कोई संख्या डालनी है m, कोई संख्या m ऐसी डालनी है कि ये जो है गुणोत्तर श्रेणी में बदल जाए, ठीक है। तो m का मान ज्ञात कीजिए, जिसका मान अगर हम बीच में रख दें तो ये a और b जो है वो क्या है, गुणोत्तर माध्य में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। उससे पहले हम एक बार और कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लेते हैं। हमारे पास गुणोत्तर श्रेणी होता था a1 a2 a3 a4, इस तरह। चलो इसको a3 तक रखते हैं, ठीक है। अब इस पे कंपैरिजन करने में आसानी होगी। ध्यान से देखो, हमारे पास a1 a2 a3 है, तो हम इसको क्या लिखते थे, हम इसको लिखते थे a2 बटे a1 जो है वो बराबर होगा a3 बटे a2 के, बराबर होगा कि नहीं। तो ध्यान से देखो, a1 की जगह पे a है, a2 की जगह पे m है और a3 की जगह पे b है। हमको मान किसका ज्ञात करना है, m का ना। तो चलो देखते हैं, इसी से हम इसका मान निकाल लेंगे, ठीक है। जगह पे रख दो, जो जहां पे है। a2 की जगह पे क्या रख दो, m रख दो, तो ये m बटे a1 की जगह पे a है, रख दो। a3 की जगह पे b है, रख दो। a2 की जगह पे m है, रख दो। हमको मान किसका ज्ञात करना है, m का, ठीक है। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये हो जाएगा कि नहीं, ठीक है। ये इधर गुणा हो जाएगा, ये इधर गुणा हो जाएगा, ये इधर गुणा होगा तो क्या होगा, m का स्क्वायर हो जाएगा, m स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। ये इधर गुणा होगा तो ये ab हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं। चलो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो, ठीक है, दोनों तरफ। तो ये क्या हो जाएगा, m स्क्वायर, इसका रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा, m बाहर आ जाएगा, हो जाएगा कि नहीं। तो हाँ, m को हम बाहर ले लेते हैं, m को हमने बाहर ले लिया। इसका स्क्वायर होगा, क्या हो, स्क्वायर रूट क्या होगा, स्क्वायर रूट ले रहे हैं, ठीक है, अंडर रूट ab, इतना हो जाएगा। m का ही हमको मान निकालना था, तो यही होगा कि नहीं, गुणोत्तर माध्य। अगर हमारे पास दो संख्याएं दी गई हों और हमको बोल दे कि बीच में एक ऐसी संख्या डालिए कि ये जो है गुणोत्तर श्रेणी में कन्वर्ट हो जाए, तो m बराबर क्या होगा, रूट ab, ठीक है, रूट ab होगा कि नहीं। जैसे हमारे पास होता था कि नहीं, जैसे हमारे पास एक संख्या थी 2 8, ठीक है। बीच में बोल दे कि आप एक ऐसी संख्या डालें कि ये जो है वो गुणोत्तर माध्य में गुणोत्तर श्रेणी में कन्वर्ट हो जाए। तो क्या करते हैं, इस वाले फॉर्मूले के हिसाब से क्या करेंगे, m बराबर क्या रहेंगे, रूट ab। a का मान कितना है 2, b का मान कितना है 8, मान कितना आ जाएगा, ध्यान से देखो, 2 8 16, m का मान हमारे पास कितना आ गया 4, यानी 4 अगर बीच में रख दें तो क्या हो जाएगा, ये गुणोत्तर श्रेणी में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन ध्यान से देखो, ये प्लस माइनस 4 आ जाएगा, तो हम माइनस वाले 4 को नहीं रखेंगे बीच में, प्लस वाले 4 को बीच में रखेंगे, ठीक है। तो यहां तक तो आपको समझ में आ गया। अब देखो, अगर बोल दे कि a और b के बीच में कोई n संख्याएं डाल दें, ताकि ये जो है a और b जो है, a यहां पे है और b है, और हमसे बोल दे कि इसमें n संख्याएं ऐसे डालो ताकि ये जो क्या है वो एक गुणोत्तर श्रेणी में कन्वर्ट हो जाए। बोल दे आप इसमें g1 g2 g3 g4 gn तक संख्याएं डालो ताकि ये जो है वो गुणोत्तर श्रेणी में कन्वर्ट हो जाए। तो इसको हम एक एग्जाम्पल समझेंगे, एग्जाम्पल नंबर 17। इसको एग्जाम्पल के साथ समझना आसान होता है, ठीक है। तो हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 17 जो बोला गया है, 1 और 256 के बीच में ऐसी 3 संख्याएं ज्ञात करो, मतलब ऐसी 3 संख्या इसमें डालना है ताकि ये जो है गुणोत्तर श्रेणी में कन्वर्ट हो जाए, हमको क्या करना है, इन दोनों के बीच में 1 और 256 के बीच में ऐसी 3 संख्याएं को डालना है। चलो आओ देखते हैं। मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 256 है,
इसके बीच में हमारे पास तीन संख्याएं जो है G1 है, G2 है और G3 है। ये G1 है, वो वाला G1 है, ठीक है, G1। तो हमारे पास कुल कितने पद हो गए? 3 2 5, 3 2 5 और पांचवा पद क्या है? 256 है। यानी हमारे पास A5 जो है वो कितना है? 256 है कि नहीं? अच्छा, और देख लेते हैं क्या क्या संख्या है। अगर हमको ध्यान से देखो, पहले हमको निकालना क्या है? G1 G2 G3। अगर हमको G1 निकालना है, ठीक है, G1 पद निकालना है, यानी ध्यान से देखो, ये दूसरा पद है, पहला पद तो 1 है ना, दूसरा पद तो ये है, यानी हमारे पास जो G1 है वो क्या है? A2 है, दूसरा पद है, दूसरा पद है कि नहीं? ठीक है। और हमारे पास व्यापक पद का जो फॉर्मूला है वो हमको पता है, क्या होता है? A R की पावर n-1, ये होता है कि नहीं? ठीक है। तो हमारे पास n का मान तो पता है, ठीक है, A का मान भी हमको पता है 1, R का मान हमको नहीं पता है तो इसको R ही रहने देते हैं, ठीक है। n का मान हमको पता है, कितना है? 2 -1। यानी अगर हमको R का मान हमको मिल जाए तो हम G1 का भी मान निकाल सकते हैं, G2 का, इसी तरह G2 का भी मान निकालेंगे, इसी तरह G3 का भी मान निकालेंगे, ठीक है। तो R का मान कहाँ से आएगा? R का मान कहाँ से आएगा? R का मान यहाँ से आएगा। देखो कैसे, देखो कैसे, ये जो हमारे पास 256 है, 256 है, अगर ध्यान से देखिए हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा, पहले इसको हटा लेते हैं। A5 का फॉर्मूला क्या होगा? इस वाले हिसाब से, व्यापक पद के हिसाब से। A का मान कितना है? 1 है, A का मान 1 है ना, ठीक है, गुणे R का मान हमको नहीं पता, इसको R ही रहने देते हैं, ठीक है। n का मान हमको पता है, कितना है? 5, 5 में से 1 गया 4, ठीक है। और ये जो है वो बराबर है 256 के। देखो पांचवा पद है ना, लास्ट वाला पद क्या है? पांचवा पद है 256, ठीक। ध्यान से देखो, इसमें हमारे पास सिर्फ एक चर है R, तो इसका मान नहीं निकाल सकते। इसमें 1 का गुणा करोगे तो ये R की पावर 4 हो जाएगा 256, ठीक है। 1 का गुणा करोगे तो उतना ही ना आएगा। R की घात कितना है? 4 है। यहाँ पे हमारे पास 256 जो है, इसका हम लसन निकाल लेते हैं। लसन निकालने आता है कि नहीं? 256, 4 से हम इसको भाग देते हैं, कितना आता है? 4 3 12, 4 चौके 16, 4 5 20, 4 छक्के 24 और 4 चौके 16, ठीक है। फिर 4 से देते हैं भाग, 16 चौके 64, फिर 4 से, 4 चौके 16, 4 1 9 4, ठीक है। यानी हमारे पास जो 256 है, इसको हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं, R की पावर 4, इसको हम 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 लिख सकते हैं कि नहीं? इसको 4 बार ना लिख करके हम इसको डायरेक्ट हम पावर की फॉर्म में लिख देते हैं, 4 × 4 की पावर 4, 4 4 की घाते 4 लिख सकते हैं कि नहीं? तो ध्यान से देखो, ये दोनों आपस में बराबर हैं। बराबर कब होंगे? पावर तो इन दोनों का दिख रहा है कि इन दोनों का जो घात है वो बराबर है। अगर घात बराबर है तो R और 4 दोनों बराबर होंगे, तभी नहीं दोनों आपस में, ये जो दोनों संख्याएं वो आपस में बराबर होंगी। यानी यहां से हमको पता चल जाता है जहां पे R है उसका मान कितना है? 4 है। ये दोनों संख्याएं कब बराबर होंगी? जब इन दोनों का घात और इन दोनों का जो आधार है दोनों समान हो, तभी ना। यानी R का मान हमको मिल गया 4। तो हमको इसमें क्या जरूरत था? R का मान ही तो निकालना था। तो यहां से आप R का मान रख देते हैं। G1 का मान कितना हो जाएगा? 1, यहाँ पे 4 की घात 1, ये हमारे पास G1 हो जाएगा। G2 का मान कितना आएगा? 1 × 4, इसका मान कितना आएगा? ये तीसरा पद है, n का मान कितना रखेंगे? 3, 3 में से 1 गया 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा G2 का मान। इसी तरह आप G3 का भी मान निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट था। अगर आपके पास एक और कोई संख्या और दे दी जाए, मतलब बीच में A और B के बीच में कोई दे दिया जाए और बोल दिया जाए कि A और B के बीच में कोई n संख्याएं डालो, तो क्या करेंगे? इस तरह आप R का मान निकालेंगे, ठीक है। A का मान दिया हुआ है, n का मान भी दिया हुआ है, इस तरह आप इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। इसको नोट कर लो। अगला टॉपिक देखते हैं। हमारा अगला टॉपिक है समांतर माध्य तथा गुणोत्तर माध्य के बीच संबंध, ठीक है। समांतर माध्य क्या है? आपने पिछले वाले वीडियो में समझ लिया होगा, नहीं समझा तो उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। यानी आप जा करके
परिचय 9.2 को देख लीजिए, वीडियो का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। अगर देख लिया है तो आइए समझते हैं इन दोनों के बीच में संबंध क्या है। ठीक है, उसके बाद हम इस वाले एग्जाम्पल को भी देखेंगे। अभी कुछ देर के लिए इस एग्जाम्पल को भूल जाइए, इस एग्जाम्पल को थोड़ा देर के लिए भूल जाइए। जैसे हमारे पास एक संख्या a यहाँ पे है, b यहाँ पे है। ठीक है, तो इसका समांतर माध्य यानी अर्थमेटिक मीन am क्या होता था a प्लस बी बटे 2। ये क्या है, समांतर माध्य। और उसी तरह अभी हमने देखा कि अगर हमारे पास a और b दो संख्याएं हैं, ठीक है, तो इनका जो गुणोत्तर माध्य यानी जियोमेट्री मीन क्या होता है रूट ए बी। ये होता है ना समांतर। अरे हमने इसको m रख करके निकाला था ना, यही तो था माध्य यानी बीच वाली संख्या। ठीक है, समांतर माध्य था और ये हमारे पास गुणोत्तर माध्य आ गया। इन दोनों के बीच में संबंध हम स्थापित कर सकते हैं। इसको हम बोल देते हैं a और इसको हम बोल देते हैं g बोल देते हैं। ठीक है, इसको हम g बोल देते हैं। ठीक है, अच्छा, और इसको हम बोल देते हैं समीकरण 1 और इसको हम बोल देते हैं समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दो। ठीक है, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दो। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दो तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस जी। 1 में से g घट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, a प्लस बी बटे 2 माइनस रूट ए बी। इतना आ जाएगा कि नहीं, इतना आ जाएगा। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट और हम समझ लेते हैं। हमारे पास अगर दिया हो रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर, इसका मान कितना होगा, रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर, इसका मान कितना होगा। अरे ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो पढ़ा होगा ना। ठीक है, तो क्या होता है ए का स्क्वायर, यानी हम क्या करेंगे, रूट ए का स्क्वायर करेंगे प्लस रूट बी का स्क्वायर यानी रूट बी का स्क्वायर। उसके बाद क्या करते हैं, माइनस 2a भी करते हैं ना, तो माइनस 2a की जगह कितना है रूट ए और b की जगह क्या है रूट बी। ठीक है, इसका मान कितना आ जाएगा, ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा, ये माइनस 2ab। इतना हो जाएगा कि नहीं। ठीक है, इसको याद रखिएगा, अभी इसमें काम आएगा। देखो a माइनस जी बराबर, ये दो उधर गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी बटे 2। इतना हो जाएगा कि नहीं, इतना हो जाएगा। और अभी हमने देखा जो इसका मान है वो ये है, इसके जगह पे ये है। ठीक है, यानी इसका मान हम ये रख सकते हैं कि नहीं। ठीक है, तो रख दो, तो ये हो जाएगा हमारा a माइनस जी यानी समांतर माध्य माइनस गुणोत्तर माध्य बराबर हो जाएगा। इसके जगह पे हम रख देते हैं रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर बटे 2। इतना हो जाएगा कि नहीं। अच्छा, ध्यान से देखो, ये जो इसका स्क्वायर है, a और b का कोई भी मान रख दो, इसका मान या तो 0 के बराबर आ जाएगा या 0 से बड़ा ही आएगा। 0 छोटा यानी माइनस में कभी नहीं आएगा। माइनस में क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इसका जो मान वो स्क्वायर में है। ठीक है, स्क्वायर अगर इन दोनों का मान माइनस में आएगा तो क्या, स्क्वायर आने की वजह से ये प्लस में हो जाएगा। ठीक है, वो माइनस को हटा देगा। ठीक है, तो इसका मान जो है वो हमेशा क्या आएगा, इसका मान जो है हमेशा 0 से बड़ा आएगा या फिर 0 के बराबर आएगा। ठीक है, अच्छा, अब हम देखते हैं, अब हमारे पास जो एग्जाम्पल है अब हम उसको देखते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा पूरा कॉन्सेप्ट। लेकिन उससे पहले हमारे पास एक और टॉपिक है, उसको देख लेते हैं, जो कि एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। इन दोनों के बीच का जो अंतर है, इन दोनों के बीच का जो संबंध है उसको देख लेते हैं। अगर हम इसको, ये पूरा जो हमारे पास समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य को अगर हम द्विघात समीकरण में बदलें तो ये कुछ इस तरह होगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी
x प्लस ए बी इस रूप में होगा, बराबर 0 इस रूप में होगा। अगर हम इसके जगह पे a रखें, यानी इसके जगह पे हम a रख दें, तो a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा 2a। a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, a 2 उधर जाके गुणा हो जाएगा, यानी a प्लस बी के जगह पे हम रख सकते हैं एक्स स्क्वायर। अगर हम इसको a और g के रूप में लिखें, यानी समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य के बीच में जो संबंध है उस हिसाब से लिखें, तो a प्लस बी की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, a प्लस बी को यहीं रहने दो, 2 इधर गुणा कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 2ax प्लस ए बी। अगर हमको यहाँ पे ए बी को हटाना है और इसको जी के फॉर्म में लाना है, यानी गुणोत्तर माध्य के रूप में लाना है, तो क्या करेंगे, हम दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे ए बी हो जाएगा बराबर जी का स्क्वायर हो जाएगा, तो ए बी की जगह क्या रख देते हैं, हम जी का स्क्वायर रख देते हैं, ठीक है, बराबर 0। ठीक है, तो ये भी एक संबंध है समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य के बीच में। अब हम देखते हैं हमारे पास जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 18 है, उसको देखते हैं क्या बोला गया। यदि दो धनात्मक संख्या a तथा b के बीच समांतर माध्य तथा गुणोत्तर माध्य 10 और 8, ठीक है, a और b का मान ज्ञात करना है। अच्छा, इसको मिटा दें, ध्यान से देखो, हमारे पास a और b के बीच का समांतर माध्य कितना है, यानी हमारे पास a प्लस बी बटे 2 का मान हमारे पास दिया हुआ है 10। अरे a और b के बीच का जो समांतर माध्य कितना है, 10 है ना, ठीक। और a और b के बीच का जो गुणोत्तर माध्य है वो कितना है, 8 है। गुणोत्तर माध्य क्या होता है, रूट a b बराबर कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। अच्छा, यहां से हम a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस बी को हम यही रहने दें, 2 उधर गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20। उसी तरह दोनों साइड अगर हम स्क्वायर ले ले, दोनों साइड हम क्या करें, दोनों साइड हम वर्ग कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए भी हो जाएगा और यहाँ पे 8 का स्क्वायर यानी 64 हो जाएगा कि नहीं। अच्छा, ध्यान से देखो, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ए और बी का मान निकाल करके दूसरे वाले में रख करके हम इसका मान निकाल सकते हैं। ठीक है, ध्यान से देखो, अगर हम यहाँ पे ए बराबर 64 बटे बी रख दें, ठीक है, और ए का मान हम इसमें ला करके रख दें, तो हमारा मान निकल जाएगा। तो हमने ये समीकरण क्यों बताया है, चलो लाओ रखते हैं, ए का मान हम इसमें रख देते हैं, ए का मान जैसे ही हम इसमें रखें तो a प्लस बी बराबर 20 है, ठीक है, a प्लस बी बराबर 20 है। a की जगह पे 64 रख दो, 64 बटे 20 रख दो, 64 बटे बी है, सॉरी 64 बटे बी प्लस b बराबर 20, ठीक है। यहाँ पे 64 बी का स्क्वायर हो जाएगा, बी गुणा होकर के बी का स्क्वायर हो जाएगा बटे बी बराबर 20 हो जाएगा। आगे सोल्व करते हैं, बी इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 64 प्लस बी का स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 20 बी को इधर लेकर आते हैं तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 20 बी प्लस 64 बराबर 0। ध्यान से देखो, ये कुछ इसी तरह आ गया, ध्यान से देखो, तो ये इसी तरह आ गया। कैसे, ए का मान हमारे पास कितना था, ए का मान ये जो हमारे पास था ए था। ध्यान से देखो, ए इसको हम अगर हम यहाँ पे मान रखें, इसका मान हम यहाँ पे रखें तो ए का मान हमारे पास कितना था, 10 का 2 में गुणा करो 20, ठीक है। उसी तरह जी का मान हमारे पास कितना था, 8 का स्क्वायर करोगे तो 64 हो जाएगा। तो इसीलिए हम डायरेक्ट हम इसमें मान रख सकते हैं, ठीक है, और x का जो मान निकालेंगे वही a और b का मान होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 64 का गुणनखंड करो कैसे हो जाएगा, 16 चौके 64, इस फॉर्म में हो जाएगा कि नहीं, 16 चौके 64। चलो रख देते हैं, तो हमने रख दिया, ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 20 बी को हम लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 16 बी माइनस 4 बी प्लस 64 बराबर 0, ठीक है। इन दोनों में से हम b कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा b माइनस 16, और इन दोनों में से हम 4 कॉमन निकाल लेते हैं, -4 कॉमन निकाल लेते हैं,
तो ये हो जाएगा b माइनस 16 बराबर 0। ठीक है, यहाँ पे दोनों में कॉमन है b माइनस 16, बचा क्या b माइनस 4 बराबर 0। b का मान हमारे पास 16 भी आ गया और 4 भी आ गया। ठीक है, ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे x का मान भी वही आएगा, x का मान भी वही आएगा, इसलिए हमने ये वाला आपको समीकरण बता दिया है। ठीक है, यहाँ पे कई लोगों को कंफ्यूजन होगा कि b का 2 मान क्यों आया है, यानी b का मान 16 भी आया और 64 भी आया, तो a का मान कहाँ गया, ये भी हो सकता है ना। ठीक है, तो b का मान अगर आप इस वाले समीकरण में रखेंगे, तो अगर b का मान आप 16 रखते हैं, b का मान आप 16 रखते हैं, तो a का मान आपको 4 मिल जाएगा। ठीक है, उसी तरह अगर आप b का मान 4 रखते हैं तो a का मान 16 आ जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे इसका 2 मान आया है। अच्छा, यहाँ पे इस वाले समीकरण से हम कैसे निकाल सकते हैं, इस वाले समीकरण में अगर आप रखेंगे, इस वाले समीकरण में अगर आप रखेंगे, कट गया। ठीक है, तो x बराबर आएगा हमारे पास 16 और 4। ठीक है, x बराबर आएगा 16 और 4। यहाँ पे x a और b दोनों हो सकते हैं, चाहे a रख दो या फिर b रख दो, क्योंकि ध्यान से देखो a का मान भी 4 और 16 आया है और b का मान भी कितना आया है, 4 और 16 आया है। ठीक है, तो x की जगह पे कोई भी मान आप रख सकते हैं। ठीक है, तो इसको नोट कर लो। तो इसके अगले वाले वीडियो में हम प्रश्नावली 9.3 को सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।